अमेरिकी बाज़ार आपने ज़िक्र किया कि अमेरिकी बाज़ारों में अब थोड़ी-सी चीज़ें मतलब ठीक हैं, लेकिन अब डाउ जोन्स को देखिए एक रेजिस्टेंस जैसा लगातार बना हुआ है, लेकिन नीचे की ओर भी आपको एक बड़ी अच्छी ट्रेंड लाइन बन सकती है और इसके चलते कहीं न कहीं शायद एक ट्रायंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा है मुझे। आप वैलिडेट करें कि ये मतलब ऐसा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? एक तो मैं इस रूप में देख सकता हूँ ऊपर की ट्रेंड लाइन या फिर अगर मैं ये बाद वाले इसको लूँ तो एक ये भी दोनों में से कौन-सी ट्रेंड लाइन बेहतर होगी ये आप ही बता सकते हैं। और एक नीचे की तरफ से अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो एक ये बनता है और ये बहुत अ, शायद क्लासिकल ट्रायंगल बन सकता है। अ, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट किधर होने वाला है? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अपर साइड में आपको जो ट्रेंड लाइन बनाना है बना लीजिएगा। आपको 34,000 आपका 34,500 आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप बना के देख सकते हैं। लोअर में लोअर में क्या है वो ऐसा ये है ना, आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि छत में डंडा मारे जा रहे हैं कि छत ऊपर जाके खुले कुछ हो, लेकिन छत खोलने को तैयार नहीं है। तो कभी-कभी थक जाता है हाथ, डंडा छूट जाता है तो कभी नीचे भी गिरता है। तो वो पॉसिबिलिटी है और आपने जो नीचे का ट्रेंड लाइन बनाया, मेरे हिसाब से वो बहुत ही ब्यूटीफुल टू बी ऑब्जर्व्ड है। क्योंकि बहुत ज़ोर-ज़ोर से डंडा मारने के बाद भी 34,500 नहीं टूट रहा है। हो सकता है कि आगे का रास्ता बनाने के लिए पहले थोड़ा-सा पीछे आके एनर्जी बटोरनी पड़े और फिर क्लियर हो। जी। लेकिन मतलब उसके नीचे वाली ट्रेंड लाइन की ओर एक बार वापस लौटे और उसके बाद फिर जब आगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ ऊपर चले तो ये ऊपर वाली छत टूटे। बिल्कुल, तो वो ध्यान में रखना है कि वो ट्रेंड लाइन को 33,300 और 200 थोड़ा। चूँकि अमेरिकी बाज़ार को हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मकसद से देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या होने वाला है। तो उसको अगर मैं उसकी एक समतुल्यता स्थापित करूँ भारतीय बाज़ार से, तो क्या इसका एक मतलब ये होगा कि अभी हम अपने बाज़ार में जो थोड़ा एक असमंजस, एक दायरे वाला कारोबार देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी एक बार फिर को थोड़ा-सा एक डाउनसाइड मिले और फिर आगे हमें बेहतर चाल देखने को मिले? देखिए, हमारा जो सिचुएशन है ना, है ऐसा। इसीलिए मैं आपको बार-बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि 18,000 के पहले कुछ सोचना ही नहीं है, बिकॉज़ हम भी स्ट्रगल ज़बरदस्त कर रहे हैं यहाँ पे, बैंक भी स्ट्रगल ज़बरदस्त कर रहा है यहाँ पे। इसलिए 18,000 का क्लोज़ जब तक नहीं मिलेगा, इन सारे इंडिकेशंस को इग्नोर करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अगर बाय डिप्स है भी, तो भी कहाँ बजट डे का लो हमारा सपोर्ट है ना, तो डिस्टेंस तो बहुत है करंट लेवल से, तो नीचे आने के चांसेस हैं थोड़े और उसके जी। बाद फिर यही कंसोलिडेशन रहेगा। और बड़ी दिलचस्प बात है कि बजट के दिन का जो लो है और जो हमारा 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, ये दोनों अब इकट्ठा एक जगह पे खड़े हो रहे हैं। आ ही जाएँगे, दुनिया तो गोल है, तो कहीं न कहीं घूम के तो आ ही जाना। तो एक बहुत मजबूत सहारे के रूप में हम इस 200 डे मूविंग एवरेज को भी देख सकते हैं कि अब जब तक उसके नीचे ना जाए तब तक हमें चिंता करनी ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। चलिए वापस डाउ जोन्स को हमने देख लिया। आप कह रहे हैं कि एक यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है, नीचे वाली लाइन खास करके इस पर नज़र रखनी है। लेकिन उससे पहले जो एक देखें एकदम खड़ा डंडा जैसा और उसके बाद ये कंसोलिडेशन, क्या कहीं पर इसको एक फ्लैग स्ट्रक्चर के रूप में भी देख सकते हैं क्या, जो बहुत बुलिश हो जाए बाद में? हो सकता है, मैं ना नहीं कह रहा, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता है ना किसी चीज़ का, तो डिसीज़न लेना ठीक मतलब नहीं लगेगा। 34,500 बस हाँ, वही देखता है, वही हाँ, देखते रहना है। हाँ, अब तो ये गाना याद हो गया होगा लोगों को। और S&P 500 यहाँ पर तो मुझे लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म में कोई बहुत संदेह इस चार्ट को देख करके नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको अक्टूबर 2022 के बाद से बड़े स्ट्रक्चर में भी देखें तो आपको हायर हाई और हायर लो दिख रहा है। अगर आप दिसंबर के बाद का पैटर्न देखें तो उसमें भी आपको एक बड़े अच्छी तेजी से चलता हुआ एक पैटर्न दिख रहा है जिसमें अप ट्रेंड साफ तौर पे दिख रहा है। तो S&P 500 क्या ज़्यादा बुलिश है इस समय डाउ जोन्स की तुलना में? देखिए, एस-एन-पी 500 थोड़ा-सा ब्रॉड है ना, तो चूँकि नैस्डैक का सपोर्ट आ रहा है, इसलिए एस-एन-पी 500 अभी डाउ जोन्स का जो डिविएशन था, वो कवर अप हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, एस-एन-पी 500 43-4400 तक बहुत धोखा नहीं देगा। वहाँ तक
खींच-खाच के पहुँचेगा और फिर धड़ाम वाला वहाँ से थोड़ा देगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा है कि मुझे लगता है ओवर टाइम डाउ जोन्स, एस&पी 500 सब ऑल टाइम हाई रीटेस्ट करने चाहिए। जी। ये और अभी तो नैस्डैक कंपोजिट हाँ, वो होना यहाँ चाहिए। भी यहाँ भी मतलब जो पुरानी समस्या थी उससे तो ये कहीं एक हद तक बाहर निकल गया है। तो एक इसमें फिर छोटा डब्ल्यू या बड़ा डब्ल्यू, कम से कम दोनों में से कोई एक डब्ल्यू तो बन जाना चाहिए ना अब। इसमें तो बहुत बड़ा वाला डब्ल्यू बनेगा बाबा। इसमें अभी प्रॉब्लम है कि ये 13,000 ही पहुँचने के लिए हो सकता है इसको 6-9 महीना लग जाए। नैस्डैक जी। का सिर्फ क्या फैक्टर हुआ है मालूम है? नैस्डैक का सिर्फ फैक्टर हुआ है कि वर्स्ट क्या हो सकता है? सबने नौकरी से निकालना सबको शुरू कर दिया, तो वो वर्स्ट फैक्टर हुआ है। अभी अच्छा टाइम तो फैक्टर होने के लिए कम से कम 6 महीने के पहले तो समझ में भी नहीं आया कि रिसेशन आया या नहीं आया, क्योंकि 6 महीने तक पहले तो इंटरेस्ट रेट राइज़ रुकना होगा। इंटरेस्ट रेट राइज़ रुक के 6 महीना रुकना होगा, तब पता चलेगा कि रिसेशन हिट करेगा या नहीं करेगा। अभी तो आएगा, नहीं आएगा, आएगा, नहीं आएगा, वही चलता रहेगा। तो अभी टाइम है, अभी नैस्डैक भी कंसोलिडेट करेगा, रन अवे नहीं होना चाहिए 6 मंथ तक मेरे हिसाब से 13,000 से पॉसिबल है। रन अवे नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत लंबा कंसोलिडेशन चलना चाहिए और 6 महीने, 9 महीने के बाद जब वो टॉक शुरू होगा कि अब इंटरेस्ट रेट कट करने का टाइम आ गया है, मतलब इन्फ्लेशन स्टिकी नहीं रहेगा, तब फिर आपको नैस्डैक में रहना है। जी। चलिए, तो जब इसमें आप कह रहे हैं बहुत बड़ा वाला डब्ल्यू बनना है, तो उसमें हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो बड़ा डब्ल्यू जो बनेगा वो काफ़ी लंबे समय में बनेगा। वो बड़ा डब्ल्यू अगर यहाँ पे बनेगा तो वो उसकी शुरुआत हो गई थी 2021 के अंतिम महीनों में से, और अभी हम 2023 में हैं। तो वैसे ही ये पूरा खेल जो चलेगा वो काफ़ी लंबा चलेगा। छोटा डब्ल्यू बनने में भी 6 से 9 महीने लगेंगे, जैसा सुमेश बता रहे हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, लेकिन एकदम से उसको लेकर के उछलने कूदने भी नहीं लगना।